अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अहम खबरें हैं सियासत के मैदान से आज। उसमें एक तो एक कंट्रोवर्शियल फैसला जिसे करार दिया जा रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला कर दिया। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है आला अदलिया का फैसला है तो वो मानना पड़ेगा। उस पर जब अमल दरामद हुआ उसके बाद गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा को नामजद किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिन्होंने हल्फ लिया उन लोगों से जो कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे। और उन्हीं लोगों ने आज आपने रिजल्ट आपके सामने आ चुके होंगे सेनेट में, सेनेट के जो इंतखाबात थे केपी में, जिसमें तकरीबन 11 जो नशिस्तें थी उसमें 6 नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार, जबकि 5 नशिस्तों पर ओपोजिशन के उम्मीदवार कामयाब हुए। और ये केपी की ओपोजिशन जो है वो इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लोग सेनेटर मुंतखब हुए उनमें सेनेटर आजम स्वाति, उसके अलावा रुबीना नाज, मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्जा खान अफरीदी जो है वो सेनेटर इलेक्ट हुए। उसके अलावा जो ओपोजिशन के नुमाइंदे हैं उसमें पीपल्स पार्टी से रुबीना खालिद जो है वो सेनेटर मुंतखब हुई। और तला महमूद साहब जो है पहले वो JUIF में होते थे, अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो भी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा दिलावर खान का ताल्लुक JUIF से है, वो भी सेनेटर मुंतखब हुए। और वफाकी वजीर अमीर मुकाम के फर्जंद PMLN से मुंतखब हुए, न्याज अहमद उनका नाम है। इसके अलावा JUIF के अताउल हक जो है वो भी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। तो जो गवर्नर केपी का ये फैसला था कि उन्होंने हल्फ लिया इन लोगों से, और सेनेट के इंतखाबात पर पीटीआई जो है वो तो गवर्नर के हल्फ लेने के फैसले को सरियन उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो करार दिया। और उन्होंने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि गवर्नर साहब जो है वो सीधा बराह रास्त जो है वो स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि किसी भी मेंबर का जो हल्फ है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ना हो तो उसे गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने, जबकि प्रोग्राम के अगले से में हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब। कुंडी साहब, मखसूस नशिस्तों की बात हो तो आपने चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर उनसे हल्फ ले लिया, लेकिन केपी की गवर्नमेंट का मौकिफ ये है कि 24 जुलाई तक जो था वो इजलास मुलतवी हो चुका था, और हल्फ जो है किसी भी रुकन से वो सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस यानी सिर्फ असेंबली में ही लिया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और स्पीकर की बात भी ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ने मेरे ऑफिस को लेटर लिखा, उनके ऑफिस से आया कि आप ओथ लें, तो मैंने इजलास बुलाकर जो है इनसे ओथ लिया जाए, तो मैंने CM ऑफिस को लेटर लिखा, उन्होंने इस पर इजलास बुलाया। और मुझे पहले से पता था कि दाल में कुछ काल है, क्योंकि ये ओथ नहीं लेंगे। और कल आप देखा कि CM ने खुद कहा कि हमने जो है वो कोरम जो है पूरा नहीं किया और हमने ओथ लेने नहीं दिया उनको, और हम ओथ लेने नहीं देंगे। तो उनके अपने जो है इरादे पता चल गए थे। और कल आप देखें 3 घंटे के सेशन के बाद, नॉर्मली जब असम्बलियों के सेशन होते हैं, चारों असम्बलियों के और कौमी असम्बली के और सेनेट के, तो पहले एजेंडा तिलावत होती है, फिर ओथ टेकिंग होती है क्योंकि स्ट्रेंजर इन द हाउस होता है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आवर होता है। और नॉर्मली हमारी रिवायत रही है कि हम जो है उस पर जो है वो कोरम पॉइंट आउट नहीं करते। इन्होंने कल कोरम पॉइंट आउट किया, इनकी अपनी मर्जी थी। फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मुझे लिखा कि आप इनसे ओथ लें, मेक श्योर करें। तो जब मुझे उन्होंने लिखा, मेरे पास जब लेटर आया, तो मैंने स्पीकर ऑफिस को फिर लिखा, मेरे ऑफिस ने, कि इनकी अरेंजमेंट्स करके दें हमें, तो हम गवर्नर हाउस में करेंगे। देखिए, मैं जाकर सूबाई असम्बली में बैठ के स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठ सकता। मुझे पता है कि आइन और कानून क्या चीज़ होती है। ये तो आइन कानून को फॉलो नहीं करते। मैं जाके स्पीकर की चेयर बैठूँ और बोलूँ कि ओथ है। फिर स्पीकर साहब की मैं मशकूर हूँ, ठीक है, कि उन्होंने अपना स्टाफ भी भेजा, उन्होंने अपने सारे जो मेंबरान के हल्फ के बाद जो रोल ऑफ सिग्नेचर होता है, उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर भी उनसे लिए रजिस्टर पे, उनको कार्ड भी बना के दिए। अब अपनी पार्टी को भी तो खुश करना है ना, वर्करों को, जो इनके जो है वो जुर्म, इनके धोखे में हुए हैं कि जी मैंने तो लिख दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गलत हुआ है। भाई आपने स्टाफ भेजा, सिग्नेचर हुए रजिस्टर पे, आपने उनको कार्ड इशू किए, मतलब आप उनको मेंबर्स मान चुके हैं कार्ड, और उन्होंने आज वोट भी किया। तो लिहाजा एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी तो सीएम और स्पीकर के खिलाफ होना चाहिए कि उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी, और उस चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने खत लिखा है जिसके ओटे की सेरेमनी मेरे दाएं साइड पे सीएम साहब खुद मौजूद थे, और उसी चीफ जस्टिस कह रहा है कि अब जो आपने कर दी। और आप कहते हैं कि ये आज इलेक्शन में सीएम ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी है कि इलेक्शन 1 घंटा जो है ना हमारे मेंबरान सोए हुए हैं और वो भी लेट जागे हैं फॉर एग्जांपल, और 1 घंटा इलेक्शन मुलतवी कर दें, तो विद इन नो टाइम उन्होंने मुलतवी कर दिया। अगर अपोजिशन की बात मानते तो शायद हम कहते कि न करें, हमसे मशावरत के बगैर भी सीएम ने कहा कि 1 घंटा मुलतवी, उन्होंने विद इन नो टाइम एक कॉल पे कहते जी कर दें। तो ये ऐसी रोंग कर जाए कि हमारे साथ कोई ऑन बोर्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन की बात मानिए फ़ौरन। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना ये ड्रामे किसी और के साथ करें, अपने पार्टी के वर्करों को अगर ये धोखा देना चाहते हैं देते रहें, जब तक देना चाहते दे दें। नहीं, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी जो है वो तो सीधा सीधा स्पीकर के इख्तियारात और कौमी जो सूबाई असम्बली है उसमें बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो मुदाखलत के मुतरादिफ है। कोई चैलेंज नहीं किया जाता। आप देखें 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हमारी नुमाइंदगी सेनेट में मौजूद नहीं है, ये लोग ऐसे ड्रामे कर रहे थे। आप मुझे बताएं कि वोटिंग की सेरेमनी जब गवर्नर करेगा तो गवर्नर क्या असम्बली जाएगा, असम्बली में जाके स्पीकर की चेयर पर बैठेगा और वहाँ पर स्पीकर बनेगा। नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब जाते हैं पार्लियामेंट में तो वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के साथ जब एड्रेस कर रहे होते हैं दोनों साथ बैठे होते हैं, उनकी चेयर पे सिर्फ अकेले वो एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। अगर गवर्नर्स भी अगर असम्बली में जाएंगे तो अगर ऊपर बैठेंगे तो स्पीकर के साथ ही बैठेंगे। ऐसे नहीं होता कि स्पीकर की चेयर को मैं बोल जाऊँ आई एम नॉट द स्पीकर, ठीक है, मैं तो गवर्नर हूँ, और गवर्नर जो है उसने अब ओथ सेरेमनी जो है वो आप देखें चीफ जस्टिस कल बोलेंगे कि जी आप आकर हाई कोर्ट में हमसे हेल्प लें, कल फिर कैबिनेट बोलेगी और सीएम बोलेंगे आप सीएम हाउस आकर हमसे हेल्प लें, कैबिनेट का हेल्प आप सीएम को कर दें। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती, ये रिवायत ऐसी नहीं होती। इन्होंने रिवायात की, आइन की, खुद आइन की कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा फिर जो ये चीज़ें हो रही हैं फिर कल रोते भी हैं कि हमारे साथ ये होता है, चीख चिल्ला रहे होते हैं, और ख़ुद जब इनकी बारी आती है फिर ये जो काम करते हैं वो आपके सामने है। लिहाजा इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इन रिवायात और जमहूरियत को इनके लिए अपने लिए जमहूरियत करते हैं, और दूसरे करें तो कहते हैं ऐसे। मैंने कोई ईरान की खिलाफ वर्जी नहीं की है, मैंने हेल्प लिया है। जिस फोरम पे चैलेंज करना चाहते हैं तगड़े हुए चैलेंज करें, मैं अपने उस पर कायम हूँ, और मैंने डंगे की चोट पर हेल्प लिया है, सारी दुनिया के सामने लिया है, रोल ऑफ सिग्नेचर पे साइन भी हुए हैं, कार्ड भी इशू हुए हैं, जो ये करना चाहते हैं आज़ाद। नहीं, पीटीआई का तो मौक़िफ़ ये है कुंडी साहब कि उन्हें सुने बगैर ही जो है वो आपको नामजद कर दिया गया गवर्नर साहब को कि जी आप हल्फ ले लें, तो ये तो बिल्कुल एक तरफा फैसला हुआ। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि जाके जो फोरम है उससे रब्ता करें, इस पर मैं कोई डिबेट नहीं, जाके चीफ जस्टिस साहब से रब्ता करें, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में किया तो वहाँ पर जाकर रब्ता करें। इस फोरम पे मैं कोई तर्जमान हाई कोर्ट का नहीं हूँ ना सुप्रीम कोर्ट का हूँ, वो उनके तर्जमान उनके रजिस्ट्रार जो भी वो जवाब देंगे। मुझे जो ऑर्डर मिले थे मैंने डंगी चोट पे ऑर्डर इम्प्लीमेंट किए हैं, आगे भी ऑर्डर्स मिलेंगे मैं डंगी चोट पे इम्प्लीमेंट करूँगा। नहीं देखिए उससे इस पूरे इस फैसले से इम्पैक्ट पड़ा, सेनेट के जो नताइज आए हैं उस पर भी पड़ा है, और बतौर गवर्नर आपका जो किरदार है, आप तो रियासत के नुमाइंदा हैं, किसी एक पार्टी की जानिब आपका पीपल्स पार्टी से फिलहाल ताल्लुक तो नहीं है और ना झुकाव होना चाहिए, लेकिन पीटीआई का गिला ये है कि आपका झुकाव जो है वो 100% अपोजिशन जमातों की जानिब है। उनको कहाँ पर नजर है? देखें मैं तो अपोजिशन जमात, देखें मैंने सबसे पहले ऑफर की थी हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठे और सेनेट का इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के नक्श कदम पे चलते हुए करें। जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी और हमने बिला मुकाबला चारों सूबों में सेनेट के इलेक्शन करवाए थे, और ये हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की सियासत पे लानत भेजें नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है हुकूमत ने ये बात मानी, हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन को इख्तियार दिया कि आप जाकर उनसे बात करें। हम 6-7 सेंटर्स बना सकते थे, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की कि जी हम 5 पे राज़ी हो गए। हमने कहा तो ठीक है, आप 5 पे अगर आप राज़ी हो गए, हमने आपको इख्तियार दिया था आप करें। इनका ये इख्तियार था, इन्होंने कहा था कि हमारे कैंडिडेट्स बैठेंगे और बिला मुकाबला इलेक्शन होगा। फिर उन्होंने कहा थोड़ा सब्र करें। इनके चेयरमैन गौर साहब ने, इनके सीएम ने, इनके जो है अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने, सब ने स्टेटमेंट दी कि कैंडिडेट विड्रॉ होंगे। कैंडिडेट ने कहा आप कौन होते हैं मैं विड्रॉ करने वाले? ये विड्रॉ अपने कैंडिडेट नहीं कर सके। कल रात 1-2 इन्होंने कैंडिडेट विड्रॉ किए, बाकी भी 2 नहीं मान रहे थे। जब इनके सेनेटर्स अभी मुंतखब ही नहीं हुए, इनकी बातें नहीं मान रहे थे, और ये मतलब अब उन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट को तोड़ा और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे इख्तियार उसके साथ था, क्या नाम है, अपोजिशन के लीडर का इख्तियार था। ये बताएं कि इन्होंने कहा, ये महसूस किया है कि मैं अपोजिशन का जो है वो गवर्नर हूँ। सीएम साहब जब भी आते हैं वोटिंग सेरेमनी होती है हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, और भी पीटीआई के कोई अगर नुमाइंदे आना चाहते हैं तो अपने सीएम साहब से इजाज़त ले लें,
میرے پاس آتے رہتے ہیں بیہائنڈ دی کرٹن، کیونکہ وہ چھپ کے آتے ہیں کہ فوٹو دیکھیں کہ سی ایم صاحب کو نہ پتہ چل جائے، یہ نہ ہو جائے. تو میرے پاس آتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نام لے لو اور کیا کیا کام میں نے ان کے کیے ہیں تو بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میرے میں ایک روایت ہے، ایک شرم ہے، ایک حیا ہے کہ جس کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق ہے یا کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ ہے تو ہم وہ چیزیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کوئی ایشو ہے تو آ جائیں میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. میں تو گورنر ہوں پورے صوبے کا ہوں، پورے صوبے کے عوام کا ہوں، صوبے کا مقدمہ بھی لڑوں گا، صوبے کے سب چیز کو لڑیں گے. لیکن یہ بات اگر ان کی ہے تو اپنے مسائل وہ خود پہلے انٹرنلی حل کر لیں. ان کے اپنے اتنے جھگڑے اتنے جو ہیں وہ ہوئے پڑے ہیں تو پھر باقی دوسروں پہ اعتراض کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں بھی کھڑے ہوئے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوئے ہیں؟ یہ علی امین نے فیصلہ کیا تھا ٹکٹوں کا، آپ کی معلومات کیا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ اگلے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا، اور جو ہے وہ کس نے فیصلہ کیا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو انہوں نے خود جو کیا تھا، کیونکہ ان کے ترجمان آئے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ہمارے ترجمان نہیں ہے. میں تو اپنی پارٹی میں فیصلہ کریں نا، آپ کی پارٹی کی وہ ہے ایڈوائزر آن انفارمیشن ہے، آپ لوگ ہی ترجمانی کرتے ہیں، تو آپ ان سے اپنی پارٹی میں فیصلہ کریں ترجمان آپ کے ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر سی ایم اپنے ایک ترجمان رکھتے ہیں صوبائی حکومت کا اور پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ ایسے ہے. اور پی ٹی آئی اصل میں اتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جیسے میں نے پہلے کہ اتنی فرنچائز ہے کہ پتہ نہیں کس کی بات مانے جائیں. ادھر ایک کام ہو رہا ہے، دوسرا گروپ ایک کر رہا ہوتا ہے، تیسرا گروپ دوسرا کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے اندرونی معاملات ہیں جو بھی ہیں. اور یہ الیکشن کی سٹوری، سینٹ کی سٹوری آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جب آج کے بعد جب یہ چیزیں گزر جائیں. اچھا، سینٹ کے انتخابات میں ٹاس پر فیصلہ ہونا آج کل کے جدید جمہوری دور میں کیا ہو رہا ہے یہ خیبر پختونخوا میں؟ ٹاس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے سینٹ میں. کونی صاحب ٹاس پہ فیصلے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ جو چیزیں تھیں وہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے ممبرز برابر ہو گئے تھے، اور پی ٹی آئی پی کے اور اے این پی کے ممبر برابر ہو گئے تھے. تو وہ ریزرو سیٹ دینی تھی، اس کے اندر ٹاس ہوا کہ کس کے پاس جائے وہ سیٹ، اس کے اوپر ٹاس ہوئے تھے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ وڈرا ہو گئی تھی جے یو آئی کے فیور میں، اور پی ٹی آئی پی اور اے این پی کے درمیان ٹاس ہوا تھا، جس پہ اے این پی کا ٹاس پہ وہ جیتے اور ان کو ایک خاتون کی سیٹ ملی. اچھا، آپ نے کچھ ہفتے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں، کتنا سیریسلی لیا جائے اس موو کو؟ انشاءاللہ سیریس موو ہوگی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس دن اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، ہم اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہوگا. امید ہے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیوسز کو لیٹر نہیں لکھیں گے ہم عدم اعتماد کی تحریک ہمارے خلاف نہ لے کے آئیں. ہر اپوزیشن کی جس اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 30 سے 35 ایم پی ایز آزاد ہیں، اور ہماری کوشش ہے، ہم نے سینٹ کے الیکشن میں جو اچیو کرنا تھا ہم نے اچیو کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے جب بھی ہمارے پاس اپنے مطلوبہ اہداف پورے ہوں گے، نمبر پورے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. نہیں گورنر صاحب، کچھ ٹائم فریم تو ہوگا نا، آپ بتا دیں کہ اتنے دنوں میں، مہینے میں، 2 مہینے بعد. اور دوسرا یہ کہ نمبر گیم کی اگر بات کی جائے تو نمبرز تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہیں، تو کیا آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑیں گے، ان کے جو آزاد اراکین ہیں جو کہ ٹیکنیکلی تو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے؟ عادل بھائی مشکل ہے، امپاسبل تو نہیں ہے نا. تو سیاست مشکل ہوتی ہے، امپاسبل نہیں ہوتی ہے. ہم ٹائم فریم بھی میں نہیں دوں گا، ہم بڑے ٹھنڈے مزاج کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم چیلنج بھی نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی جو چیز بھی ہماری انشاءاللہ جب اہداف پورا ہوگا، اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اہداف اپنے اچیو کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب اہداف اچیو ہوں گے آپ کی مشاورت کے ساتھ ہی کریں گے کام. چلے بالفرض اگر حکومت بن بھی جاتی ہے گورنر صاحب، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو نگران حکومت تھی جس میں آپ کے لوگ بھی شامل تھے، جے یو آئی کے بھی تھے، اے این پی کے بھی تھے، اس میں اس وقت جتنی کرپشن ہوئی، تو آپ کے پاس کیا کوئی پلان ہے؟ اگر پی ٹی آئی پر یہ الزام لگتا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، تیسری ٹرم ہے، پھر بھی کے پی میں ڈیلیور نہیں کر پاتے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ عدم اعتماد آپ لے آئیں؟ اور جس طرح پی ڈی ایم قومی اسمبلی میں لے کے آئی تھی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت میں جتنا اضافہ ہوا تھا 3.5 سال کی کارکردگی کے غیر تسلی بخش کارکردگی کے باوجود، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ انہیں ادھر سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں اور مزید ان کی مقبولیت بڑھے؟ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، ہمارے پاس سب پلان ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کو اعتماد میں لے کر چیز کریں گے. ہم ساری اپوزیشن کو اس دفعہ بھی ہم نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر کے سینٹ کا الیکشن لڑا،
फ्यूचर में इंशाल्लाह पोजीशन इकट्ठे होकर जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ेगी और पूरा जो भी सूबाई असम्बली में चीज़ें हैं हम मुश्तरका तौर पर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है अपनी चीज़ें इकट्ठी लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, सब कुछ बेहतर होगा। और इन जो करप्शन की है, जहाँ पर आपकी करप्शन की सोच ख़त्म होती है इनकी शुरू होती है। जो यहाँ पर अंत मचाए हुए इन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर करप्शन हो रही है, ठेकों में कमीशनें ली जा रही हैं, नौकरी बेच जा रहे हैं, मस्जिदों के सोलर बेच दिए हैं, 16 बंदे शहीद हो गए, टस से मस नहीं हुए हैं। और मतलब है कि क्या कुछ हो रहा है। मतलब आप मुझे देखेंगे अभी इसमें कोहिस्तान स्कैंडल में बड़े बड़े शुरफा जो कि कुरान पे हर वक्त और सूरत यासीन पे हल्फ लेते थे, उनके भी पता चल गया कि उनकी क्या सूरत हाल थी। और गंदम का स्कैंडल देखें, चीनी देखें, हस्पतालों का देखें, क्या क्या जिस चीज़ पे भी आप हाथ लगाएं सब पैसे ही पैसे है। बाकी इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने किस तरीके से पैसे कमाने हैं। सुबह दहशत गर्दों के हवाले आप देखें, रोज़ाना की बेस पे हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें मिलिटेंसी बढ़ गई है, जनूबी अजला में मिलिटेंसी बढ़ गई है। ये बिल्कुल अब तो हमारे पास मेजॉरिटी आ गया। अब तो हम रिक्वेजिशन करते हैं, सेशन रिक्वेजिट कर सकते हैं, और पहला सेशन ही लॉ एंड ऑर्डर पे हम रिक्वेजिट करेंगे सूबाई असम्बली का कि लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट हो। ये तो गाफिल है इन चीज़ों से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर जनाब अमीर मुकाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त नून लीग केपी के जो प्रेसिडेंट है और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर है अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद है। अमीर मुकाम साहब, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसे कंट्रोवर्शियल करार दिया गया, और उसके बाद एक और फैसला आया जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया गया कि वो जो अराकीन है मखसूस नशिस्तों पर, उनसे वो हल्फ ले। उन्होंने वो हल्फ लिया, लेकिन उस हल्फ को आइन और कानून की सरियन खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। नहीं, वो तो ऐसा इस तरह बात नहीं है। और क्या वो ये आईनी करार है कि 1.5 साल से नोटिफाइड मेंबरान और उनसे अभी तक वोट नहीं लिया, और या हाई कोर्ट के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के बावजूद उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इशू हुआ। और उस दिन जो इजलास हुआ, इजलास से पहले उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ कि हम किसी सूरत वोट नहीं होने देंगे। तो पार्लियामानी पार्टी में भी फैसला किया कि हम, और एक बंदा भेजा, और जब इजलास शुरू हुआ तो उसने पूरा पॉइंट आउट किया। और इलेक्शन आज 21 तारीख को अभी तकरीबन हो गया और गिनती जारी है, और उन्होंने असेंबली का इजलास एडजर्न करा दिया 24 को। तो फिर तो वही ये सेनेट के खिलाफ और सेनेट में केपीके की नुमाइंदगी न होने के खिलाफ और ईवान बाला की मुकम्मल न होने के खिलाफ हर लिहाज से देख ले तो क्या ये गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं था। और वो 26वीं आईनी तरमीम आई, इसमें क्लियर कट लिखा गया है, आईन में मौजूद है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट या एनी अदर हाई कोर्ट किसी बंदे को, मैं गवर्नर का नाम भी नहीं, किसी बंदे को नामजद करा सकते हैं और वो किसी जगह उससे ओथ ले सकता है। तो अगर ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है आईनी इदारा है उसने लिखे चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ने वही अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके गवर्नर को नामजद किया, और उसके बाद उसने आईनी और कानूनी तरीके से उनसे हल्फ लिया। तो इसमें मेरे ख्याल में कौन सी गैर आईनी बात हुई और कानूनी बात हुई। और उस ओथ के बाद अगर ओथ हुई है तो आज ये मुमकिन हो गया कि आज कोई इलेक्शन भी हुआ और अभी केपी की नुमाइंदगी भी आ जाए। अच्छा, जो कुंडी साहब बार बार बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ वो अदम एतमाद लेकर आएंगे, और आप एक बड़ी सियासी जमात है, केपी में भी नंबर गेम के हवाले से भी देखा जाए, तो क्या आपका फैसला है, क्या आपसे कोई मुशावरत हुई है, क्या इसे एक सीरियस मूव समझा जाए? आदिल भाई, सियासत में इसी तरह बातें हुआ करती है, और पता है बातें सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती है, और मौके महल के मुताबिक और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए उसी के मुताबिक किसी वक्त कोई बात हो सकती है। तो इस तरह सच जो आज हम
मुझसे पूछ रहे हैं, तो सच कोई इस तरह अभी तक इस तरह कोई मोमेंट नहीं है, न कोई इस तरह फैसला हुआ है कि हम सारे इसी पर लगे हुए आज तक हम सेनेट के इंतखाबात में बिजी रहे। और इसके बाद मुख्तलिफ हालात वाक़यात और सारे देख कर तो ये आ रहा है कि एक आईनी और कानूनी हक है हमारा भी, अभी वो हमारे अभी नंबर है और उनके आपस में जितने डिफरेंसेस है और जितने उनके मेंबरान है सारे इंडिपेंडेंट हो गए। तो सियासत में कोई बात सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए सबको साथ लेकर सूबे के मफाद के लिए, जिस तरह हमने मैं आज की सेनेट के हवाले से बात करूंगा कि ये भी हमें सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए और सूबे पर जो एक काला धब्बा है, तो इसलिए मैं इस हिसाब से उनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ। एक अली अमीन साहब है या उसकी पार्टी के दूसरे लोग हैं और हम अपोजिशन वाले अपोजिशन लीडर उनके साथ बैठ गए और एक बात पर मुत्तफिक हुए कि 5 सेनेटर हमें अपोजिशन को दिया जाए और 6 आप ले लें, हमारी वही नुमाइंदगी भी मुकम्मल हो जाए और KPK पर ये दबा भी नहीं रह गया, इस तरह स्टेडिंग होती है, ये होती है, वो तो मैं कहता हूँ हर एक बात मौके और माहौल के मुताबिक की जा सकती। ये अमीर मुकाम साहब, यही सवाल हमने गवर्नर साहब से भी पूछा कि प्लान आपके पास क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह PDM की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत को हटाने के बाद और उसके बाद जो है आपकी मकबूलियत में तेजी से कमी आई और PTI की मकबूलियत में हमने देखा कि बड़ी तारीखी सर्ज आया। मैं आपकी बात शाहजेब आपकी बात को समझ गया कि वो फिर इस तरह मजलूम न बन जाए और फिर आवाम के पास कि हमें काम करने नहीं दिया, तो सच ये हमारी तरफ से कोई मोमेंट नहीं है, ये तो उनकी अंदर अपनी तरफ से। मैं आपको शार्ट कर कहूंगा कि हमारी बारी बाद में आएगी, हम भी इस पार्लियामेंट का भी एक मजबूत हिस्सा है जो हमारे इनपुट है और जो इनपुट दे सकते हैं, मगर ये तो उसकी अंदर की तरफ से एक आवाज है और अंदर की तरफ से उनमें डिवीजन है, इसमें और उसी में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक और इशू था और ये या तो उनकी अपनी तरफ से आप देख लें कि वो सारे एक पेज पर नहीं है और कई ग्रुप्स में और वो सारे अक्सर की बयानात आप देख रहे हैं, चेंज लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो ये बात हमारी बारी बाद में आएगी। ये अगर कोई चीज होगी तो उनकी तरफ से होगी, तो हम फिर देखेंगे कि उनकी तरफ से जो मूवमेंट है उनको सूबे के मफाद में सपोर्ट किया जाए न किया जाए, वो बात की बात। अच्छा, एक गिला ये भी है अमीर मुकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कि अगर PTI डिलीवर नहीं कर रही तो फेडरल हुकूमत भी उस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर सही बात है कि वो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में, वो तो रियासत का मसला है, एक इंटरनेशनल इशू है। तो उस जानिब जो है वो विफाक को और रियासत को भी जो कसूरवार जहां पे उनकी गलती है वो गलती तो माननी पड़ेगी। नहीं मतलब ये बात जाहिर है कि जब भी यहाँ कोई ऑपरेशन हुए या कहीं हम मुश्किल में पड़ गए, हर टाइप की मुश्किल में पड़ गए इस सूबे में, तो इसमें वाकई विफाक ने आके, क्योंकि ये भी सूबा भी विफाक का हिस्सा है और ये पूरा पाकिस्तान की पार्ट है। उस दिन मुझे किसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई है मर्ज अजला के बारे, तो ये सूबे के अंदरूनी कामों में मुदाखलत है। मैंने कहा यार ये भी पाकिस्तान का पार्ट है, वो मरकज भी हम सबका है, ये सूबा भी हम सबका है। अगर उसने कमेटी इस मकसद के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए कि या मर्ज अजला की आवाम की कोई बेहतरी के लिए तजावीज दी है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सूबा क्या कर सकते हैं, मरकज तो उसमें कौन सी बुरी बात है, तो इस हिसाब से आप दहशतगर्दी की बात करते हैं। मगर इसमें बात यह है कि एक लीडिंग रोल सूबे को लेना होगा। आप अगर कोई काम करते हैं तो सूबे को माइनस नहीं करा सकते, सूबे और मरकज को साथ चलना होगा। तो ये बात उनकी तरफ से कोई आवाज आनी, उनकी तरफ से इनपुट देना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर मरकज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करे, उनका साथ दे दे। मगर सूबे के विल और जज्बे के आपने उनके स्टेटमेंट देखे कि वो क्या क्या बातें करते हैं, तो इस तरह ये सूबे की आवाम की ये खिदमत भी नहीं है और उनकी मुस्तकबिल के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो यार सूबे से हर एक चीज इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर सूबे वाले की डिमांड ही नहीं है और वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है सारे ठीक हो रहा है, अमन अमान भी ठीक है,
माजोड़ के हालात भी ठीक है, मरकज ला की भी ठीक है, सदर डिस्ट्रिक्ट की भी ठीक है, और हम खुद इतनी सलाहियत रखते हैं, वो तो एक और बात है, हकायक से रोगर्दानी है। अगर बात उनको कर लेनी चाहिए और फिर बिल्कुल ये मरकज का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान है, ये नहीं कि हम KPK या बलूचिस्तान में दूसरे लोग हैं और मरकज में तीसरे लोग हैं। वो मरकज भी हम सबका है और सूबा भी हम सबका है। तो हमें सूबे की मफादात को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे से फायदा लेना चाहिए, और जो भी बात सूबे के मफाद में हो तो उसके लिए फाइट भी कर लेना चाहिए और बात भी कर लेना चाहिए। अमीर मुकाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। जो सेनेट के इंतखाबात थे, नताइज सामने आ चुके हैं। 6 उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए हैं, जबकि 5 जो उम्मीदवार हैं वो अपोजिशन के कामयाब हुए हैं। जो तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम थी, उस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए गए, और जो देरीना जो कारकुनान हैं, जो शुरू दिन से इमरान खान के साथ हैं, नजरियाती उनके कारकुनान हैं, बड़ी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की, उनका गिला ये है कि उन्हें इग्नोर किया गया है। और ये जो टिकटों की तकसीम है, ये इमरान खान साहब वो कुछ और फैसले करना चाहते थे, लेकिन ये कुछ और फैसले हुए। खुर्रम ज़ीशान जो है तहरीक इंसाफ के बड़े जो कारकुनान हैं, जो नजरियाती कारकुनान हैं, तो उनमें पॉपुलर बहुत ज्यादा है, और काफी इमरान खान साहब के भी उस जमाने से करीब रहे हैं जब वो अपनी एक सियासी जद्दोजहद कर रहे थे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि इरफान सलीम ने कागजात वापस ले लिए थे, आपने वापस लेने से इनकार कर दिया था। बुनियादी क्या वजह है? आपको क्यों, और आपको नामजद एक जमाने में इमरान खान ने किया था सेनेट के लिए, फिर दोबारा क्यों नहीं आपका नाम शामिल किया गया? जी बहुत शुक्रिया आदिल। पहली बात तो ये है कि जो लिस्ट बाहर लाई गई, ठीक है, उस पे लोगों को सबको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पे नहीं कि खान साहब ने ये जारी किए हैं, नहीं कि डूबियस तरीके से वो बाहर है। वही नाम अगर उनकी बहनें आकर बाहर ले लेती या खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से आ जाते, और फिर उसमें टू ऐड मोर उसको डाउटफुल करने के लिए ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वो नाम पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट नहीं हुए, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं। आई मीन कोई बंदा उन नामों को ऑन करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन मेरा जो बात है वो नामों की बिल्कुल उस पे है ही नहीं। मेरे इस पे कोई वो है ही नहीं। कोई भी नाम हो, ठीक है, इट्स ओके। मैं आई एम नॉट अ करियर पॉलिटिशियन, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीजों में। खान साहब ने नामजद कर दिया, मैंने कभी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की थी। लेकिन मेरा इख्तिलाफ जो बुनियादी था वो ये था कि जिन लोगों के साथ खान साहब हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनको जेल में रखा हुआ है, आप उन लोगों के साथ डील्स कैसे कर रहे हैं? और डील भी ऐसी कि जहां पे आप अददी अक्सरियत आपकी कुछ और कह रही है और आप उससे कम पे कर रहे हैं। तो ये बुनियादी मेरा ये असूल था, अदरवाइज मुझे पर्सनली कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं बल्फाज़े दीगर के केपी में ओपोजिशन और हुकूमत ने ये मिलकर पूरी गेम की है, जितनी भी ये सेनेट की गेम खेली गई है, ये तयशुदा थी, बिल्कुल तयशुदा थी। और बुनियादी तौर पे मैं ये चाहता था, मेरा विड्रॉ ना करने का मकसद मुझे पता था, बल्कि मैं कह चुका था, मैंने अपनी एमपीएस को कह दिया था कि मुझे आप वोट ना दें, बिल्कुल वोट ना दें, ठीक है। लेकिन विड्रॉ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उसूली तौर पे ये चीज समझता हूं कि एक तो उन लोगों के साथ डील नहीं होनी चाहिए थी, दूसरा ये पाकिस्तान की अशराफिया जो है ना, इन्होंने इस मुल्क को अपनी जागीर समझ लिया हुआ है, ठीक है। बंद कमरों में बैठ जाओ, वहां पे बंदर बांट कर लो, गठजोड़ कर लो, और बाकी लोगों को जानो मान दो कि भाई आप है नहीं है, जिंदा है मुर्दा है, आपको मतलब तो नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को, हम लोग, हमारे टैक्स के पैसों से ये मुल्क चलता है, तो किस तरह से हमें कोई ऐसे अच्छा खुर्रम साहब, जिस वजह से तहरीक इंसाफ सियासत में आई और जिस वजह से आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, तो ये तो फिर तहरीक इंसाफ को जिस तरह से आजकल चलाया जा रहा है, उनमें और बाकी जमातों में तो कोई फर्क नहीं रहा फिर। फर्क, सबसे बड़ा फर्क आपके सामने बैठा हुआ है। देखें, बाकी पार्टीज ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स जो है तो वो किए। उनमें से आपको भी पता है कि बहुत सारे उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी पुरानी वाबस्तगी कहीं और थी,
फिर वो अभी किसी और पार्टी में शामिल होकर वहां से मुंतखब हो गए सेनेटर्स। तो उन पार्टीज में किसी ने भी जुर्रत नहीं की कि आवाज उठा पाते। हमारी पार्टी में कम से कम इतनी जमहूरियत है, हम इतनी जुर्रत रखते हैं कि कोई गलत फैसला हो हम उसके खिलाफ बात कर सकते हैं। तो यही ग्रास रूट पे इसी को तब्दीली कहते हैं। इस पे टाइम लगता है, लगेगा टाइम, लेकिन इंशाल्लाह चीजें बदलेंगी। तो खुरम साहब, तीसरी टर्म केपी की आवाम ने डिलीवर की है, और जमात ये नहीं कि कल बनी है या परसों बनी है, दहाइयां हो गई है तरीके इंसाफ को भी, लेकिन कब बदलेगी तरीके इंसाफ? वो तरीके इंसाफ एक आइडियल जो आप जैसे कारकुनान को वाकई जो है वो सामने लेकर आए। उस तब्दीली का आगाज हो चुका है। देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस कोई एक दिन में तो होता नहीं है, वक्त लगता है। पाकिस्तान का आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे एक एलीट कैप्चर है। सियासी पार्टियों में भी यही है, आपको पता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो इसको ये इतने बड़े माफिया है, ये इतना इन सब के इंटरेस्ट स्टेक होते हैं, सब लोगों के आपस में। आप देख लें, ये आपके टॉक शोज पे बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ड्रामा, लड़ना झगड़ना, ये वो, फिर शाम को अपनी महफिलों में साथ बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अशराफिया पाकिस्तान का एक क्लब है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का अपनी जागीर समझा हुआ है। आम लोगों को ये तहरीक देने की जरूरत है कि आप खड़े हो अपने हकूक के लिए। खुर्रम ज़ीशान की गुफ्तगू आपने सुनी, ये वो पीटीआई के नौजवान रहनुमाओं में से थे जिन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया था और जिनका मानना ये है कि मेरिट पर फैसले नहीं हुए। सेनेट इलेक्शंस की बात आज हो रही है। नाज़रीन, महमूद जान बाबर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, केपी से इनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफी और कॉलमिस्ट है। बाबर साहब, इन इलेक्शंस में 6 सेनेटर मुंतखब हुए, तरीके इंसाफ के 5 मुंतखब हुए, उसके ओपोजिशन जमातों के। ओवरऑल पीटीआई के खुरम जैसे कारकुनान का ये कहना था कि ये एक फिक्स मैच था जिससे इमरान खान बिल्कुल बेखबर थे। ये देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पीटीआई की को इस वक्त जो खुर्रम ज़ीशान जैसे लोगों से जो टफ टाइम मिला है, उसने एक बात तो जाहिर कर दी है कि खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। वो लोग जो कि अंधी तकलीद करते थे पीटीआई के साथ, हर हद तक हर बात में उसकी बात अंधी तकलीद करके उसके साथ जाया करते थे, अब नहीं जा रहे। और ऐसे लोग जो कि बहुत काबिल जिक्र लोग हैं, जिस तरह खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम, खुर्रम से इरशाद हुसैन जो खुद डीआईजी रहे सीनियर, इसके अलावा आयशा बानो जैसी खातून कारकुन, ये सब जो है तो ये जाहिर करती हैं कि तहरीक इंसाफ में अब सब ठीक नहीं रहा, क्योंकि किसी को किसी पे एतमाद नहीं। ये जो लिस्ट आई, तो इस लिस्ट में भी जो नाम आए तो बदएतमादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो लोग अपने बानी चेयरमैन इमरान खान के नाम पे आने वाली फहरिस्त को भी मानने को तैयार नहीं, उसके खिलाफ मैदान में खड़े हो गए कि नहीं, हम ये नहीं मानते, ये है ही नहीं हमारी। तो जब वो वहां से आने वाली चीज को किसी की गवाही मानने को तैयार नहीं, तो ये इलेक्शन सीटें तो जीत गए लेकिन खौफ के आलम में जीते। आपको मालूम है खौफ क्या था? खौफ क्या था कि उनके 91 अरकान को जो आजाद किया गया, तो उन्हें ये मालूम था कि अब तो आजाद हैं, तो जब आजाद हैं तो ये किसी को भी वोट दें कि पार्टी में फिर आप एक्शन क्या ले सकेंगे? आप इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ रेफरेंस कैसे लेके जाएंगे? वो तो कहेंगे भाई जानिए तो आजाद लोग थे, आपकी पार्टी के तो ये थे ही नहीं। तो उस चीज ने अली अमीन साहब को गालिबन खौफ में मुब्तला किया कि नहीं, मुझे इस तरीके से इन सबको इस तरह खुली गाड़ी में बिठा के नहीं लेके जाना चाहिए, इनके ऊपर मुझे एक पिंजरा, एक कपड़ा डाल के ले जाना चाहिए ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो सके। और इसके लिए उन्होंने जो तरीकेकार इख्तियार किया और जिस तरह सारा दिन वो असम्बली हाल में मौजूद रहे, उन्होंने अपने वोटों को बचाने की जिस तरीके से कोशिश की, मेरे ख्याल में उन्होंने हर जायज और नाजायज जो भी जरिया था उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो वो इलेक्शन की जो जीत है पार्लिमानी, वो तो जीत गए, लेकिन एक इखलाकी जंग वो हार गए हैं, जिसपे अभी बात होनी मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में अब इससे बहुत बात होगी। जी, और बहुत बात होगी। और दूसरा इसमें बाबर साहब ये बताइएगा, मुराद सईद जो है वो तो किसी को कुछ पता नहीं कहां पर हैं, वो भी सेनेटर इलेक्ट हो गए, तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेनेट आएंगे हल्फ उठाने और मंजर आम पर आ जाएंगे? देखिए, ये सवाल जब आया तो हमने खुद भी इसकी तहकीक की कि ये कैसे होगा। वो तो कहीं वो तो इतने वांटेड हैं कि मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त शायद ही हो। और उन पे तो आपको मालूम है कौन कौन से केसेस हैं, किस किस के इल्जामात हैं जो पाकिस्तान से, वो अरशद शरीफ का केस या इधर उधर के जितने भी केसेस के में उनके नाम आ रहे हैं, तो उनका आना तो नहीं बनता। लेकिन उनके पास चूंकि एक प्रेसिडेंट मौजूद थी कि इसाडार भी नहीं आए थे कई साल सेनेट, वो भी सेनेटर रहे, जब वो मामला ठीक हो गए तो वो सेनेट में आ गए। तो एक तो ये हुआ कि हमने उस बंदे को भी जितवा लिया,
جس کو جیتنے نہیں دیا جا رہا تھا ہم نے وہ بھی جتوا دیا, ہم یہ بھی جیت گئے یہاں پہ. تو انہوں نے ایک تو اپنی جیت کے لیے اس کو سب سے زیادہ ووٹ بھی اس لیے دیے, اور پلاننگ میں بھی شاید یہ بات کی کہ اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بیانیاں لے کے آ رہے ہیں, جو لوگ بنا رہے ہیں, اب بھی وہ اسی طرح مقبول ہیں. اور آپ کو معلوم ہے تو ایک تو انہوں نے یہ کیا, لیکن ساتھ میں ان کو مراد سعید کے ڈسکوالیفائی ہونے کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ماضی رہا ہے, جو ان کا پریسیڈنٹ ہے, اس میں وہ بچ جاتے ہیں وہاں پہ. جی اچھا, دوسرا بابر صاحب آخر میں بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے جواب میں کہا کہ تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بچ چکی ہے, تو جس طرح سے بیڈ گورننس ہے یا ہم کرپشن کی کہانیاں سن رہے ہیں, مطلب تیسری ٹرم اس دفعہ کے پی کے لوگوں نے ڈیلیور کی ہے تحریک انصاف کی حکومت کو, لیکن تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. گراؤنڈ پر کیا ہم یہ کہیں گے کہ عوام اب نالاں ہونا شروع ہو گئے پی ٹی آئی سے, یا مقبولیت برقرار ہے؟ عوام تو نالاں نہیں ہوئے, عوام کو تو کسی بات کی کوئی پرواہ یہاں پہ محسوس نہیں ہو رہی, اور عوام تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پارٹی کا اپنا ورکر, جینون ورکر, وہ ناراض ہو گیا ہے. ایک خطرے کی گھنٹی وہاں سے بجی ہے. وہ ان لوگوں کو جو کہ ان کو پہلے بھی ٹکے نہیں دے رہے تھے, اب بھی ان کو جب سائڈ پہ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم بھی یہ پارٹی ہیں. کب تک آپ اس طریقے سے ٹکٹیں تقسیم کرتے رہیں گے؟ وہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ ایک اخلاقی ہار جو انہیں ہوئی ہے, وہ اب ان پارٹیوں کو, جن کو آج انہوں نے ان کے سینیٹرز منتخب کروائے ہیں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, ANP, اور ان سب کے مشترکہ جو سینیٹرز انہوں نے پاس کروائے ہیں, یہ کس طریقے سے اب بیانیہ ان کے خلاف بنائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اہم سوال اس لیے کہ آپ نے صرف جیت کے لیے, اپنے ورکروں سے ڈر کے, آپ نے جیت کے لیے ان اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ جن کے لیے آپ کو ماضی میں, یعنی کل تک بھی آپ ان کے, آج بھی آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ابھی آپ ان کے ساتھ جیت گئے, ان کو ووٹ بھی دلوا دیے, اور تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بات تو غلط تھی, اب اس کو چھوڑ دیں. اب ہماری والی بات کو آپ دوبارہ مانیں. لوگ اب اتنے جاہل نہیں ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. حکومت کو اپنا مستقبل قریب میں اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا, اور ہر جگہ یہ سوال کیا جائے گا. میرا خیال ہے اخلاقی لحاظ سے علی امین صاحب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. اگر وہ پارلیمانی لحاظ سے سینٹ کے الیکشن تو جیت گئے ہیں, لیکن یہ اخلاقی کمزوری آ گئی ہے جس کا جواب شاید ہی وہ دے پائیں. جی محمود جان بابر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بلوچستان میں ہونے والے ایک دلخراش واقعے کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کا میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ٹرینڈ کر رہا ہے, جہاں جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مرد اور خاتون کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی, اور جس سردار نے یہ فیصلہ کیا تھا انہیں اریسٹ میں لے لیا گیا ہے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. آج کے دور میں ایسے واقعات کا ہونا اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور اصل میں اس واقعے کے نزدیک جو ہے اس میں ڈس انفارمیشن بھی کافی پھیلائی جا رہی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ سابق سینئر صحافی اور بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد رند صاحب, بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا, لیکن اس بارے میں ذرا بتائیے گا تفصیلات ہمیں کہ ڈس انفارمیشن بھی کافی زیادہ ہے, اور ایسے واقعات آج کل کے دور میں ہونا انتہائی افسوسناک بات ہے. عادل دیکھیں, اس وقت چونکہ انکوائری شروع ہو چکی ہے اور معاملے میں آنے والے دنوں میں عدالت میں جانا ہے, میں اس پر کوئی ایسی رائے دہی نہیں کروں گا جو اس کی تحقیقات پر اثر ڈالے, لیکن یہ کلیئرٹی ضرور دوں گا کہ جو ایک نیریٹو پچھلے 2 دنوں سے میڈیا پہ تھا کہ پسند کی شادی کرنے والے 2 افراد کو قتل کیا گیا ہے, ہماری معلومات اور ہمیں دستیاب شواہد کے مطابق دونوں افراد جو ہے وہ محبت کی شادی کا معاملہ نہیں تھا, دونوں کی علیحدہ شادیاں تھیں, دونوں کے فیملیز موجود تھیں. یہ معاملہ کچھ اور تھا جس کے نتیجے میں ایک قبائلی جرگہ ہوا, اور قبائلی جرگے نے ان کو جو ہے قتل کرنے کا حکم جاری کیا. ہماری نظر میں اس وقت جو ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی, وہ شفاقانہ جو قتل ہے اس میں ملوث جو افراد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. ویسے رند صاحب, جو بھی معاملہ تھا, لیکن اس طرح بے دردی سے قتل کی 2 افراد کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی, اور ایسے جرگے آج کل کے دور میں ہونا یہ بھی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. دیکھیں عادل, ایک چیز, ملک کے آئین اور قانون کے تحت ایسے جرگوں کی کوئی اجازت موجود ہی نہیں ہے.
लेकिन ये आप भी जानते हैं कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या पंजाब हो, हर जगह पे इस तरह के जुर्गों के इनकाद भी होते रहे हैं, इस तरह के जुर्गों के फैसलों पे अमल दरामद भी होता रहा है। लेकिन जिस वक्त ये वीडियो सरफेस हुई, हुकूमत बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि खातून और शख्स का जो कत्ल है, उस कत्ल को करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, इस बर्बरियत की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, जिस पर उन्होंने आईजी बलूचिस्तान को टास्क किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाक़े में जो मुलव्विस अनासर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जरगे के हवाले से अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात आपके सामने रखें आदिल, कि अगर किसी कबायली जरगे को सेफगार्ड करना होता, बचाना होता, तो उस जरगे के सरदार को कभी भी बलूचिस्तान हुकूमत ना तो FIR में नामजद करती, न गिरफ्तार करती, क्योंकि वो वीडियो में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन चूंकि सफिशिएंट और कंक्रीट ये एविडेंस मिला था कि इस जरगे का इनकाद हुआ और जरगे के नतीजे में ये फैसला हुआ, तो उन्हें भी नामजद किया गया, उनके खिलाफ भी FIR हुई, गिरफ्तार किया गया। अब उनको जो भी सजा देनी है वो अदालतों ने देनी है, वो बलूचिस्तान हुकूमत नहीं दे सकती। अच्छा, दूसरे बताइए कि अभी तक कितने 20 सुना है कि लोग थे जो जरगे में शामिल थे, क्या सबको गिरफ्तार किया जाएगा और अब तक कितनों को अरेस्ट किया जा चुका है? जी देखें, 20 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से अक्सरियत वो थी जो वीडियो फुटेज में नजर आ रही थी, और एक नामजदगी उस सरदार शेरबाज सातकजई की हुई, जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने जरगा इनेकाद किया और उन्होंने ये फैसला सुनाया। अब उसके बाद अब तक 13 अफराद को जो है बलूचिस्तान पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। अब आज उनको सरदार शेरबाज सातकजई और जो 13 अफराद हैं उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 1 रोज का उनका रिमांड मिला है। अब जो भी प्रोसेस होगा उसमें कानून अपना रास्ता ले। शाहिद रिंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा।